जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जेआरएस पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने देखा मुंशी कुली खां, सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, प्लासी काइद और उसके परिणाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक, बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा भाग। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल के नवाब बनते हैं। चूंकि मीर जाफर अंग्रेजों के समर्थन से नवाब बनते हैं, इसलिए मीर जाफर इस उपलक्ष्य में 24 परगने की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। 24 परगने की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर देते हैं। चूंकि मीर जाफर अंग्रेजों के समर्थन से बने हैं, तो वो अपनी सुरक्षा और अपने पद के लिए वो अंग्रेजों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर थे। ठीक, यही नहीं, किसी को पदोन्नति देना है या किसी को दंड देना है, इसके लिए भी उन्हें अंग्रेजों की सहमति लेनी जरूरी थी। और इसके अलावा इसके समय बंगाल की भयानक लूट शुरू होती है और इस लूट के बारे में कर्नल मालसन लिखते हैं कि जितना लूट सको लूटो। मीर जाफर ऐसी सोने की थैली थी जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल दो। यानी अब अंग्रेजों की डिमांड बढ़ती गई, लगातार एक के बाद एक अंग्रेजों की डिमांड, उनके अधिकारियों की डिमांड, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की डिमांड बढ़ती गई। अब जब मीर जाफर को लगा कि अंग्रेजों की डिमांड पूरी करना उनके लिए संभव नहीं है, तो उन्होंने अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में 1660 में अपने पद को त्याग दिया। एक यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि कर्नल क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है। कर्नल क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। मीर जाफर के बाद मीर कासिम नवाब बनते हैं। इनका शासनकाल है 1760 से 1763। यहाँ गलत लिख दिया गया है, 1760 से 1763। मीर कासिम मीर जाफर के दामाद थे। और ध्यान रखिएगा कि मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद सबसे योग्य बंगाल के नवाब थे। मुगल नहीं, गलती से दूसरे निकल गया, सबसे योग्य बंगाल के नवाब थे। अब योग्यता का परिचय आगे आपको मिल जाएगा। देखिए, इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित की थी, तो वो थे मीर कासिम। क्यों स्थापित करना पड़ा इनको? क्योंकि मुर्शिदाबाद षड्यंत्रों का गढ़ था और सबसे बड़े षड्यंत्रकारी थे अंग्रेज। तो ये षड्यंत्रों से दूर रहने के लिए अपनी राजधानी को मुंगेर स्थापित कर लेते हैं। चूंकि ये भी अंग्रेजों के ही समर्थन से नवाब बने थे, इसलिए इस उपलक्ष्य में उसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर कासिम, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी प्रदान देते हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दी थी? तो ध्यान रखिएगा, मीर कासिम ने दी थी। आगे इनका और कुछ अच्छे काम है। अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए जर्मन अधिकारी वॉल्टर रीनहार्ड को इन्होंने नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा, जर्मन अधिकारी वॉल्टर रीनहार्ड को इन्होंने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए नियुक्त किया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस बंगाल के नवाब ने जर्मन अधिकारी को अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए रखा था। चलिए, एक चीज और कि वॉल्टर रीनहार्ड का उपनाम था, निक नेम था समरू। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा अपनी सेना को मीर कासिम ने गुरगिन खां के कठोर नियंत्रण में रखा। तो ध्यान रखिएगा, वॉल्टर रीनहार्ड और गुरगिन खां ये दोनों ही किसके समय के थे? मीर कासिम के। साथ ही साथ मीर कासिम ने मुंगेर में तोप और तोड़ेदार बंदूक के निर्माण के कारखाने की स्थापना की। ठीक, तो तोपों और तोड़दार बंदूकों के निर्माण की व्यवस्था किसने की?
मीर कासिम ने कहाँ पे की? मुंगेर में की। अब अंग्रेजों के साथ इनका सबसे बड़ा विवाद होता है दस्तक के दुरुपयोग पर। दस्तक के दुरुपयोग पर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि दस्तक क्या था? दस्तक, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ध्यान से। 1707 में 1707 बोल दिया, 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख सियद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक फरमान जारी करते हैं और इस फरमान के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में सीमा शुल्क दिए बिना व्यापार कर सकती है। और यही व्यापार का जो अधिकार था, इसके लिए एक पास जारी होता था जिसे कहा गया दस्तक। ठीक, इसे कहा गया दस्तक। तो दस्तक क्या था? फ्री पास था, जिसको दिखाकर आप अपने सामान को बिना टैक्स दिए, बिना सीमा शुल्क दिए यहाँ से वहां ले जा सकते थे। अब इस दस्तक को देने का, यानी पास देने का जो अधिकार था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के अधिकारी को था। ठीक, यानी वहां जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, बंगाल नहीं, कलकत्ता में जो हेड था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके पास था कि वो पास जारी करेगा। ठीक, अब ये पास तो मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या थी? यहाँ दिक्कत ये थी कि कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार में, कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार में इस पास का यूज करते थे, यानी दस्तक का यूज करते थे और टैक्स को बचा लेते थे। इतना ही नहीं, वो क्या करते थे, अपने भारतीय दोस्तों के लिए भी वो इस पास की व्यवस्था कर देते थे। ठीक, तो अपने तो करते ही करते थे, अपने भारतीय दोस्तों को भी ये दस्तक यानी ये पास दे दिया करते थे और इसके एवज में अपने भारतीय दोस्तों से वो पैसा वसूल लेते थे। तो अंग्रेजों को तो डबल लाभ होने लगा। एक तो शुल्क फ्री हो गया, यानी पास की वजह से इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, साथ में ही ये भारतीय व्यापारियों से अलग से पैसा कमा रहे थे। और फाइनली नुकसान किसको हो रहा था? बंगाल को, यानी बंगाल के नवाब को। जब मीर कासिम ने इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अंग्रेजों से बातचीत की, तो अंग्रेज इस बात पर नहीं माने, वो तैयार नहीं हुए। फाइनली मीर कासिम को एक कड़ा कदम उठाना पड़ा और उन्होंने क्या किया? 1763 में संपूर्ण बंगाल में सभी आंतरिक व्यापार पर सभी शुल्कों की वसूली बंद कर दी। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी शुल्क लगते थे आंतरिक व्यापार पर, मीर कासिम ने बंद करवा दिया। यानी कि अब न ही अंग्रेज को कोई टैक्स देना होगा, न ही भारतीय व्यापारियों को टैक्स देना होगा। और इस स्तर पर अंग्रेज और भारतीय व्यापारी बराबर हो गए। अब इससे नुकसान किसको हुआ? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को फायदा तभी होता जब भारतीय व्यापारी टैक्स पे करते, शुल्क अदा करते और वो शुल्क अंग्रेजों को नहीं देना पड़ता। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई अंग्रेजों के लिए। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया? दोबारा षड्यंत्र किया और मीर कासिम को 1763 में ही गद्दी से मीर कासिम को हटा दिया और मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया। अब आप सोचिए, एक योग्य नवाब को अगर आप गद्दी से हटाओगे तो क्या वो शांत बैठेगा? नहीं बैठेगा। और मीर कासिम ऐसा ही किए। मीर कासिम अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिए और लगातार 3 युद्ध लड़े। करवा का युद्ध, गोरिया का युद्ध और उधौनला का युद्ध। और इन तीनों ही युद्धों में मीर कासिम परास्त होते हैं। अब जब मीर कासिम परास्त हो जाते हैं तो उनके पास उपाय क्या है? वो भगे हुए जाते हैं अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास और इनसे मिलकर एक संगठन बनाते हैं। यानी मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, ये तीनों ही मिलकर एक संगठन बनाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर पड़ते हैं। और जो युद्ध होता है
उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, 1764। किसके किसके बीच लड़ा गया, अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल बादशाह शाह आलम के बीच। ठीक, और इसमें अंग्रेजों की विजय होती है और तीनों का ग्रुप मीर कासिम, अवध और मुगल बादशाह ये परास्त होते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों यहाँ पे कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो ध्यान रखिएगा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। अब बक्सर के युद्ध के परिणाम की बात करें तो दोस्तों पीछे प्लासी का युद्ध आप देखो, किसी वीडियो में नहीं देखे हो तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। प्लासी के युद्ध में एक कोई युद्ध नहीं था, ये एक छोटी सी झड़प थी, क्योंकि सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेज और सिराजुद्दौला के अधिकारी षड्यंत्र किए और एक छोटी सी झड़प के बाद ही सिराजुद्दौला हार जाते हैं। जबकि यहाँ बक्सर का युद्ध एक भयानक युद्ध होता है और इस भयानक युद्ध में अंग्रेज विजयी रहते हैं और अंग्रेज की सैन्य शक्ति प्रूव होती है, जो कि प्लासी के युद्ध में सैन्य शक्ति प्रूव नहीं हो पाई थी कि अंग्रेज मजबूत सैन्य शक्ति वाले हैं, लेकिन बक्सर के युद्ध में ये प्रूव होता है। इसका एक परिणाम ये और होता है कि बंगाल को आधार बनाकर अंग्रेज अब संपूर्ण भारत पर अपने प्रभुत्व को कायम कर लेते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट जो आगे की वीडियो में आपको मिलेगी कि इस युद्ध के बाद क्लाइव दोबारा भारत आते हैं गवर्नर बनकर और मुगल बादशाह अवध के नवाब दोनों से इलाहाबाद की संधि करते हैं। और इलाहाबाद की संधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तो आज के लिए केवल इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।